मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी उड़ ले जरा। दादी हमेशा कहा करती हैं, रात जितनी काली होती है उतने ही ज्यादा सितारे दिखते हैं और तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो आज की रात काली थी, लेकिन आसमान में एक भी सितारा नहीं था। अजीब सी शांति थी। लग रहा था जैसे जल्द ही तूफान आने वाला था। रात के 1 बजे सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ हवाएं भी जाग रही थीं। उनकी सरसराहट ने मेरी खिड़की पे लटके विंड चाइम को छुआ तो लगा जैसे वो कह रही हों कि वो मेरे साथ हैं। लेकिन इन हवाओं की क्या हस्ती इस घर पर एक छत्र राज करने वाली दादी के सामने। कभी कभी लगता कि अगर दादी सूरज को पश्चिम से उगने को कह दें तो सूरज बेचारा भी इनकार नहीं कर पाएगा। दादी को ना कहना मतलब उनकी नाराजगी झेलना। दादी को 137 तरीके आते थे नाराजगी जताने के। सबसे कॉमन भूख हड़ताल, सीने में दर्द और गांव के घर जाकर अकेले रहने की धमकी। बाकी भी तरीके थे, जैसे अपनी उंगली काट लेना, जमीन पे सोने लगना, घर के पर्दे चादर उतार कर जोर जोर से पीट कर धोने लगना। नतीजतन हमारे घर में उनका फैसला ही अंतिम था। दादी हमारी गार्जियन भी थीं और घर की सबसे जिद्दी सदस्य भी। अपनी 23 साल की जिंदगी में मैंने भी उनकी किसी बात पे कभी बहस नहीं की। आज भी बहस कहाँ हुई थी। उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद अपना फैसला दे दिया था। चांद सूरज टल जाए लेकिन रिम्मी की शादी अलोकानंद त्रिवेदी के बेटे से होने से कोई नहीं टाल पाएगा। यह बित्ते भर की लड़की मिली भी नहीं। मिली यानी मेरी छोटी बहन। मैंने अपने बगल में नींद की गहराइयों को नापती मिली को एक बार गौर से देखा। उसके चेहरे पर छोटे घुंघराले बाल बिखरे पड़े थे। उसकी बंद आंखों की हिलती डुलती पुतलियों को देखकर मन में सवाल उठा, सपने में क्या देख रही होगी मिली। मैं जानती थी मिली को सपने सच करने खूब आते थे। बचपन से देखा था उसकी हिम्मत और हौसले को। हम दोनों तो एक ही घर में बड़े हुए थे। मेरी आंखें भी तो सपने देखती थीं। मैं उन्हें पूरा भी करना चाहती थी। फिर वो हौसला, वो हिम्मत क्यों नहीं था? शायद इसलिए कि मैं दादी की आंखों का तारा बन के रहना चाहती थी और मिली को उनकी आंख का कांटा बनने में डर नहीं लगता था। दादी 18 साल पहले दादाजी की मौत के बाद हमारे साथ रहने आई और उसी दिन से पापा ने अपने पुत्र धर्म और मम्मी ने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए तय कर लिया कि दादी की किसी भी बात पर कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि ये उनके बेटे का घर है, उनका नहीं। दादी के हिसाब से उनकी ग्रेजुएट बहू यानी माँ को दुनियादारी की समझ नहीं थी, इसलिए अपने बेटे की दुनिया को संभालने का काम उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। बचपन से ही मैं समझ गई थी कि दादी के फैसलों का विरोध बेकार है। दबंग दादी को सबसे ज्यादा डर इस सवाल से लगता था कि समाज क्या कहेगा। उनका सबसे पसंदीदा विषय था लड़कियों को गुनी बनाना। दादी मुझे अपने तरीके से बोलना चलना सिखाती, उपटन लगाती और तो और रोटियां गोल बेलने की ट्रेनिंग मैंने 8वीं क्लास में ही पास कर ली थी। मैं दादी की सुनती थी, इसलिए उनकी लाडली थी। उनके राज में अगर कोई खलल डालता था तो वो मिली थी। 9 साल की उम्र में ही वो घर में बिना बताए ब्यूटी पार्लर से अपने बाल बॉय कट करवा के आ गई थी। मुझे याद है जब मिली दरवाजे से अपने नए हेयर कट के साथ दाखिल हुई थी तो दादी और मैं दोनों एक साथ बोल पड़े थे, मिली। फर्क ये था कि मेरी आवाज में फख्र था और दादी की आवाज में गुस्सा। बस तब से जो सिलसिला चला वो आज भी कायम है। कई बार मैं भी मिली की तरह बेफिक्र बेपरवाह बनकर उसकी तरह जीना चाहती थी। मुझे भी छोटे बाल पसंद थे, जीन्स पहनना अच्छा लगता था, लंबी थी इसलिए बास्केटबॉल खेलने में मजा आता था। लेकिन ये सब दादी को पसंद नहीं था और मुझे हमेशा दादी की नाराजगी से डर लगता था। उनको नाराज करने की हिम्मत सिर्फ मिली में थी। जैसे उनसे देसी सब्जियों जैसे तोरी, घिया, टिंडा के खिलाफ बगावत हो या फिर लड़कियों को हॉस्टल न भेजने पर बहस, ये सब सिर्फ मिली ही करती थी। वो न तो मुंहफट थी न बदतमीज, बस उसे जो पसंद था वो करती थी।
इसलिए आए दिन दोनों के बीच खींचातानी होती रहती थी। इस खींचातानी की आदत हमको हो गई थी, लेकिन आज शाम की दोनों के बीच की बहस की गाज मुझ पे आ गिरी थी। हमारे यहाँ लड़की के ग्रेजुएट होते ही न जाने क्यों तमाम रिश्तेदारों को उसकी शादी की फिक्र खाने लगती है। मेरे लिए भी रिश्तों का तांता लगने लगा था। दादी हर प्रपोजल को ध्यान से जांचती और कहती, उसी घर भेजूंगी जहां हमारी बिटिया राज करेगी। आखिरकार मेरे लिए राजकुमार उन्होंने ढूंढ ही निकाला। मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर की नौकरी, बड़े शहर में मकान, गाड़ी, सभी तो था श्लोक यानी आलोकानंद त्रिवेदी के पुत्र के पास। मैंने मम्मी से दादी को कहलाया कि मैं बीएड के बाद कुछ दिन नौकरी करना चाहती हूँ, फिर शादी। मगर दादी बोली थी, अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं आता बहू, नौकरी शादी के बाद भी कर सकती है रिम्मी। हमारे देश में आज भी शादी एक लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है और शायद इसीलिए माँ ने दादी की बात मान भी ली थी। हफ्ते भर बाद जब मिली कॉलेज की छुट्टी में घर आई तो उसने मुझसे पूछा था, शादी करने की बड़ी जल्दी है क्या तुम्हें? मैं चुप रह गई थी। क्या कहती उससे कि मुझे पहले नौकरी करने का मन तो है, लेकिन दादी के फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। इस बार मिली कॉलेज से आई तो बस एक ही कान में ईयरिंग पहन रखी थी। एक सुबह दादी उसके पास गई और फुर्ती से उसके कान से वो ईयरिंग उतार के मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, भले घर की लड़कियां ये बेहुदा फैशन नहीं करती, देख रिम्मी को कुछ सीख। मिली का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, दादी पूजा घर में चली गई। इसी नोकझोंक के बीच श्लोक अपने परिवार के साथ आया था हमारे यहाँ। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगा था वो। हमारा रिश्ता उसी दिन पक्का हो गया था। मिली ने भी आंखें मटकाते हुए अपनी हाँ दे दी थी। अगले दिन श्लोक का मैसेज आया था, औपचारिक, हेलो रिमी। मैं न जाने क्यों झूम उठी थी। उसके बाद से हम दोनों रोज बातें करने लगे थे, फोन पे, मैसेज में। जितना मैं श्लोक को जानने लगी वो मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे लगने लगा कि वो मुझे और मेरे छोटे छोटे सपनों को समझेगा, उन्हें परवाज देगा। जिंदगी में पहली बार मैं श्लोक के लिए जो महसूस कर रही थी, अगर वो प्यार नहीं था तो प्यार जैसा ही कुछ था। एक सुबह उसका मैसेज आया, कॉफी पे मिलोगी? हाँ बोलते वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि ये एक कप कॉफी मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। शाम को 4 बजे फ्रेजर रोड में एक कैफे में मिलना तय हुआ। पहली बार दादी से बिना पूछे यूं बाहर जा रही थी। अकेले जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने मिली को मनाया अपने साथ चलने के लिए। हम कैफे में 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। श्लोक पसीना पोंछते हुए हमारे सामने आके बैठ गया। मिली ने हंसते हुए कहा, क्यों साहब, लेडीज को वेट करवाने में महारत है क्या आपकी? और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मिली ने मुझको कोहनी मारते हुए उससे कहा, अच्छा आप दोनों बातें करो, मैं बुक स्टोर जा रही हूँ, मुझे कुछ किताबें देखनी है। श्लोक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। मैंने सफाई दी, अब मिली की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो ऐसे ही मजाक कर रही थी। श्लोक मुस्कुरा दिया, एक बेजान सी मुस्कुराहट। फिर बोला, बिना सोचे बात करना तो आजकल फैशन हो गया है। मुझे ये बात अटपटी लगी। पल भर को श्लोक में मुझे दादी नजर आई, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। श्लोक मुझे गौर से देखते हुए बोला, जानती हो रिमी, मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी ही चाहिए था। इन चंद शब्दों ने मेरी दुनिया को बस एक पल में 7 रंगों से रंग दिया। शुक्र है तुम मिली जैसी नहीं हो। मुझे एक सीधी सादी घर रह के परिवार को देखने वाली पत्नी चाहिए थी, जिसके लिए करियर नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूं। तुम्हें देखा, तुमसे बातें की तो मैं समझ गया कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या कह रहा था श्लोक। मैं सीधी सादी हूं ये जाना उसने, लेकिन मेरा करियर को लेकर कोई सपना नहीं था। मैं मिली जैसी नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी बहन पर गर्व था। मैं उसके जैसा बनना चाहती थी। कौन सी सदी में जी रहा था यह इंसान? जो सपने मैं श्लोक को लेकर सजा रही थी, अचानक उनकी नींव मुझे कमजोर लगने लगी। मगर श्लोक, घर संभाल कर भी तो करियर बनाया जा सकता है ना? मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती हूं, मैंने तर्क दिया।
श्लोक हंस पड़ा, अजीब सी खोखली सी हंसी। तभी तो आजकल डिवोर्स बढ़ रहे हैं। सोचना कभी रिम्मी, हमारे माँ दादी के समय डिवोर्स क्यों नहीं होता था। और हाँ, टीचर बनने का सपना तो हर बच्चा देखता है, लेकिन वाकई बनता है क्या? मेरे कान जलने लगे, मेरा गला सूखा जा रहा था। श्लोक की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैं झटके से उठी और कॉफी शॉप से बाहर निकल गई। श्लोक गुस्से से कह रहा था, रिम्मी ये बदतमीजी है। घर पर दादी की चढ़ी बहुओं ने स्वागत किया। श्लोक के घर वालों का फोन आया था। रिम्मी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मिली ने बेखौफ सारी बात बताते हुए कहा, उम्मीद बस दीदी से लगाए बैठी रहो। एक ही तो सपना है इसका, टीचर बनने का। वो भी आप लोग सब मिलके मार दो। शादी ना हुई, सपनों की खबर हो गई। दादी बीच में तुनक कर बोली, घर बैठकर आराम से जिए ना तेरी माँ की तरह। जो माँ ने किया वही दीदी करे, ये जरूरी नहीं है। वक्त बदल रहा है दादी। मिली मेरे ही दिल की बात कह रही थी, लेकिन दादी के डर ने मुझे उसका साथ देने से रोक लिया। पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने दादी को समझाया, माँ रिम्मी बड़ी हो गई है, उसको उसके फैसले लेने दो। इस पे दादी ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, सुभाष तुम्हारी रिम्मी को मैंने बड़ा किया है, अब वो बड़ी हो गई तो तू मुझको समझाने आया है, और ये तेरी छोटी वाली तुझको रुलाएगी एक दिन। दादी के ब्रह्मास्त्र का वार उल्टा पड़ा। पापा भी गुस्सा गए, बोले, माँ क्या आप जानती हैं मिली क्यों नहीं आपको भाती है? स्वभाव में, जिद में, समझदारी में। दादी की आंखों में पल भर के लिए कुछ बदला, लेकिन फिर उन्होंने वही आंखों में अंगारे लिए अपना फैसला सुना दिया। चांद सूरज टल जाए, लेकिन रिम्मी की शादी आलोकानंद त्रिवेदी के बेटे से होने से कोई नहीं टाल पाएगा। कल शाम मेरी शादी को लेकर हर शख्स ने अपनी राय रखी थी, सिवाय मेरे। मैं बस रात भर करवटें बदलती रही और सोचती रही कि काश मैं एक बार दादी से कह पाऊं कि मुझे अच्छी लड़की नहीं बनना है। मैं दूसरों के बताए रास्ते पर आंख बंद करके नहीं चलना चाहती। मैं श्लोक से शादी नहीं करना चाहती। पर मैं जानती थी मुझ में यह हिम्मत नहीं है। यह हिम्मत सिर्फ मिली में थी, जो इस वक्त मेरे बगल में सुकून से सो रही थी। मैं उसके चेहरे को देखती रह गई। सोते वक्त भी कितना कॉन्फिडेंस था उसके चेहरे पर। उसकी नींद खुल गई। तू सोई नहीं अभी तक? उसने जमाई लेते हुए पूछा। इतना सोचने की क्या बात है यार, नहीं करनी है शादी तो सीधे सीधे कह देना दादी से। मैं कुछ नहीं बोली। बेबसी में मेरी आंखें भर आईं। बस कुछ मत करना तू, हमेशा ऐसे ही आंसू बहाते रहना, मिली ने उठ के चिढ़ के कहा और गुस्से में पैर पटकती हुई मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई। काश सीधे सीधे कह पाना, दादी का दिल दुखाना इतना आसान होता। घर में अचानक दादी की चीख गूंज पड़ी। मैं दौड़ के कमरे से बाहर आई तो पापा बाथरूम के सामने गिरे कराह रहे थे। शायद पैर में चोट आई थी। दादी चिल्ला रही थी, अरे कोई मिली को बुलाओ। मैं डॉक्टर को फोन करूं दादी? दादी बेसब्री से बोली, नहीं तुझसे नहीं होगा रिमित, सुभाष को हॉस्पिटल ले जाना होगा, तू बस मिली को बुला। मेरे दिल में अजीब सी टीस उठी। मुझे अपनी लाडली कहने वाली दादी भी मुझे किसी काम का नहीं समझती थी। दादी की बौखलाहट, पापा का दर्द और माँ की बेबसी तीनों मिली का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिम्मेदारियां दी नहीं जाती हैं, ली जाती हैं। यही तो फर्क था मुझ में और मिली में। दादी बौखला गई। अरे खड़ी क्यों है, मिली को बुला ना। दादी की उस बौखलाहट ने मेरे अंदर कुछ तोड़ने के बजाय कुछ जोड़ दिया था, और वो था मेरा आत्मविश्वास, मेरी हिम्मत। मैंने मिली को नहीं बुलाया, फोन करके टैक्सी बुलाई और पापा को लेकर अस्पताल की ओर चल दी। दादी मेरा चेहरा देखती रह गई। पापा के पैर में फ्रैक्चर था, प्लास्टर चढ़ाया गया। मिली ने फोन करके हॉस्पिटल आना चाहा तो मैंने मना किया। मैंने कहा मैं संभाल लूंगी। मेरी आवाज में जरूर कुछ रहा होगा, क्योंकि मिली बोली थी, मैं जानती हूं। उन 3 शब्दों ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया। उस दिन हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में खड़े होकर मैंने पहली बार अपनी जिंदगी के लिए कुछ फैसले किए थे। घर आकर रात को पापा अपने बिस्तर पर लेटे थे। दादी भी वहीं थी। पापा बोले, जा अब तू सो जा, मैं ठीक हूं। वैसे भी आज तूने बहुत काम किया है। मैं मुस्कुराई। नहीं पापा, अभी तो और बहुत कुछ करना है। फिर दादी की तरफ मुड़ के कहा, दादी
मैं श्लोक से शादी नहीं करूंगी। पापा हैरान थे, दादी हैरान थी। अब तक मैंने दादी से यूं नजरें मिला के बात नहीं की थी। मैं जानती थी वो मेरी बात नहीं मानेंगी, पर मैं हार नहीं मानना चाहती थी। दादी कुछ पल मुझे देखती रहीं, फिर बोली, हाँ ये शादी नहीं होगी। सुभाष, तू बड़ा खुशकिस्मत है। तेरी दोनों बेटियां जिम्मेदार और समझदार हो गई हैं। मिली सही कहती थी, वक्त बदल रहा है, अब ये दादी भी बदलेगी। उन्होंने हल्के से अपनी हथेली मेरे बालों पर फिरा दी। तभी पीछे से मिली ने आकर दादी के गले में बाहें डाल दी। बोली, दादी अब जब बदल ही गई हो तो मेरा इयररिंग भी लौटा दो ना, बहुत एक्सपेंसिव है। दादी ने उसका कान मरोड़ा। कहा ना, भले घर की लड़कियां ये बेहुदा फैशन नहीं करती। दादी ने हंसते हुए कहा। उनकी हंसी में हम तीनों की हंसी भी शामिल हो गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।